एवरीवन वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सीनिक केयर में। आज हम बात सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। फरवरी 2023 का पेपर है। इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर के काफ़ी पेपर करा दिए, ना देखे हो तो देख लीजिएगा। हमारा कि विकास किससे प्रभावित होता है? डेवलपमेंट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाई। ऑप्शन ए है विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, स्टूडेंट्स पर्सनल फैक्टर्स। ऑप्शन बी है स्कूली माहौल से यानी कि स्कूल क्लाइमेट। ऑप्शन सी है सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से, सोशल फैमिली इन्फ्लुएंस। जैसे हमारा पहला ऑप्शन सही है, केवल पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि पहला और दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि दूसरा और तीसरा सही है। चौथा कह रहा है कि पहला दूसरा और तीसरा सही है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है, सारे सही है क्योंकि विकास जो होता है वो विद्यार्थी के व्यक्तिगत जो कारक होते हैं, स्कूल का जो माहौल होता है और सामाजिक पारिवारिक प्रवेश होता है, इन तीनों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। यह गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। गर्भाधान का मतलब क्या होता है? गर्भ धारण करने से। ठीक है, जैसे ही व्यक्ति गर्भ धारण करता है उससे ये विकास जो होता है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये डेवलपमेंट जो होता है वो चलता रहता है। तो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक ये चलता रहता है। मनोविज्ञान की भाषा में यह वॉर्म टू टॉम्ब कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है कि कैसे वॉर्म ऑफ टॉम्ब कहते हैं। तो विकास को वॉर्म ऑफ टॉम्ब कहते हैं। विकास विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, स्कूल के माहौल से और सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात है। जो डेवलपमेंट होता है, जो विद्यार्थी के कुछ व्यक्तिगत कारक होते हैं, कुछ उनका स्कूल का माहौल होता है, कुछ सामाजिक पारिवारिक प्रभाव होता है जिससे भी प्रभावित होता है। विकास का प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं पोषण। इसके अतिरिक्त विकास किससे प्रभावित होता है? पोषण से प्रभावित होता है। शारीरिक विकार तथा रोगों से प्रभावित होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से और परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, इन सभी से प्रभावित होता है। ठीक है, फिर हमारा अभिकथन और कारण वाला है जो कि एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा अभिकथन कह रहा है कि अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हैं। यानी कि जो हमारे अभिभावक और अध्यापक हैं उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जितने भी विद्यार्थी हैं उनके बाल्यावस्था के जो अनुभव है वो सकारात्मक हों। ठीक है, हमारा कारण कह रहा है कि बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारा तुम्हें सही विकल्प चुनना है। पहला कह रहा है कि पहला और दूसरा यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये और ये दोनों दिए गए थे, ये दोनों सही थे और ये जो है वो एक ही सही व्याख्या करता था। यानी कि अभिभावक और जो अध्यापक को उनको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए था कि जो विद्यार्थियों के बाल्यावस्था के अनुभव हैं वो सकारात्मक होते हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक विद्यार्थी के जो बाल्यावस्था के अनुभव होते हैं वो सकारात्मक होते हैं और ये बात हमारे अध्यापकों और शिक्षकों को सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है। बिल्कुल सही है, बाल्यावस्था है उस डेवलपमेंट के लिए कैसा चरण है? एक संवेदनशील चरण, खासकर संज्ञानात्मक संवेगात्मक विकास के लिए। ठीक है, आर और ये दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। और व्याख्या कह रही है कि सभी विद्यार्थियों की बाल्यावस्था एक सकारात्मक ऊर्जागत अनुभव से युक्त होती है। यानी प्रत्येक विद्यार्थी की बाल्यावस्था किससे होती है? एक सकारात्मक ऊर्जा और अनुभव से होती है युक्त। बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण होता है और इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। इसमें क्या होती है? अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास होता है, उसमें स्थिरता आ जाती है। बाल्यावस्था का काल मनोवैज्ञानिक के अनुसार 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। और बाल्यावस्था का काल किसका होता है? मनोवैज्ञानिक के अनुसार 6 से 12 वर्ष तक होता है। जे एस रायके ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की संज्ञा दी है। तो किसने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की संज्ञा दी है? जे एस रॉय ने दी है। बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट तथा संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है वो तेज गति से होता है। इसीलिए अभिकथन और कारण दोनों सही है और हर एक की सही व्याख्या करता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि
बहुत छोटे बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मतलब बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनके सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा सही है? ऑप्शन ए, विद्यालय सामाजिकरण की प्रथम संस्था है। स्कूल इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। दूसरा कह रहा है कि परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। फैमिली इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तीसरा कह रहा है कि सहपाठी समूह सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। पीयर ग्रुप इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। चौथा कह रहा है कि मुद्रक संचार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। प्रिंट मीडिया इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, यानी कि परिवार जो है वह सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। फैमिली इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। बहुत छोटे बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में यही कथन सही है कि जो फैमिली होती है उसकी प्राइमरी एजेंसी होती है सोशलाइजेशन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले व्याख्या देख लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि बहुत छोटे बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में जो फैमिली होती है वो सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था मानी जाती है। बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है, ठीक बात है, फैमिली में ही जो बच्चा होता है वो जन्म लेता है और परिवार में ही वो उसका क्या होता है, लालन पालन होता है। माता पिता प्रथम शिक्षक होते हैं, परिवार से ही वे स्नेह, त्याग, सहयोग, दया, आज्ञा पालन आदि उच्च कोटि के गुण सीखते हैं। और माता पिता क्या होते हैं, उनके पहले शिक्षक या पहले गुरु होते हैं और परिवार से ही वो स्नेह, त्याग, सहयोग, दया, आज्ञा पालन ये उच्च कोटि के जो गुण होता है वह सीखता है। इसीलिए परिवार जो होता है वो शिशु की पहली पाठशाला है। सामाजिकरण की अन्य संस्था होती है परिवार, उसके बाद हमारा पड़ोस, फिर समाज, विद्यालय और मीडिया, ये सारी चीज़ें भी होती हैं सामाजिकरण में योगदान देती हैं बच्चों के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में यह समझने लगते हैं कि अब वस्तुओं के आँखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता? तो मैंने बताया था कि जीन पियाजे तो पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम्स के लिए, तो बताइए। ऑप्शन ए है संवेदीगामक, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी है मूरत संक्रियात्मक और ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक। मैंने बताया था कि जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं थी, कौन कौन सी? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूरत सक्रियात्मक और अमूरत सक्रियात्मक। संवेदीगामक 0 से 2, पूर्व सक्रियात्मक 2 से 7, मूरत सक्रियात्मक 7 से 11, औपचारिक जो है 11 से किशोरावस्था तक। मूरत को हम कहते हैं औपचारिक, अनौपचारिक और औपचारिक को कहते हैं अमूरत, ठीक है, ये भी याद रखना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सेंसरी मोटर, यानी कि संवेदीगामक अवस्था, ठीक है। आगे हमारी व्याख्या कह रही है कि जीन पियाजे के संवेदीगामक सिद्धांत के प्रथम चरण के अनुसार बच्चा ये समझने लगता है कि जो किसी वस्तु की आंखों से ओझल हो जाने से उनका जो अस्तित्व होता है वो खत्म नहीं होता है, बल्कि पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 चरण बताए हैं और इन चारों के बारे में मैंने आपको बताया, तो इसकी विशेषताएं भी कुछ हैं, ये भी याद कर लेना, ठीक है। संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूरत सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, ठीक है। 0 से 2 वर्ष में वस्तु स्थायित्व विकसित करती है और मूरत सक्रियात्मक प्रतीकात्मक सोच विकसित करता है और मूरत सक्रियात्मक में जो मूर्त घटनाएं उनके बारे में तार्किक रूप से चिंतन करता है और अमूर्त में क्या कहता है कि अमूर्त तार्किक रूप से चिंतन करना, अधिक परिपक्व नैतिक तर्क के लिए क्षमता से पूर्ण होना अमूर्त अवधारणा विकसित करता है, ठीक है। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा ये खोज चाहता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनता है। बच्चे द्वारा किया गया ये अनुभव क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण, ऑप्शन बी है सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण, ऑप्शन सी है इकोसेंट्रिज्म यानी कि आत्मकेंद्रिकता और ऑप्शन डी है ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व। तो कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन, ठीक है। कंकड़ों से खेलता हुआ एक जो बच्चा है ये खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलाकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनता है, तो बच्चों द्वारा किया गया ये अनुभव संरक्षण यानी कंजर्वेशन को दर्शाता है, ठीक है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कंकड़ों से खेलता हुआ एक बच्चा ये खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलाकर 4 कंकड़ों का एक समूह है, तो बच्चों द्वारा किया गया ये अनुभव संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन दर्शाता है। जीन पियाजे के सिद्धांत में
संरक्षण की भूमिका संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के तीसरे चरण यानी कि मूरत संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत समाविष्ट है। इस अवस्था में बच्चे संख्या, क्षेत्र, आयतन और अभिविन्यास के संरक्षण की क्षमता प्राप्त करते हैं। वस्तु स्थायित्व का गुण संज्ञानात्मक विकास के प्रथम चरण संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर का कि निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क डैश चरण को दर्शाता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग भी पूछा जाएगा, इससे भी याद करके जाना। ऑप्शन ए है प्री कन्वेंशनल, ऑप्शन ए है पूर्व परंपरागत, ऑप्शन बी है परंपरागत, ऑप्शन सी है उत्तर परंपरागत, ऑप्शन डी है औपचारिक परंपरागत। सही आंसर हो जाएगा परंपरागत। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है, यानी कि जो निशा है वो चाहती है कि उसका सारा जो होमवर्क है वो पूरा हो जाए। क्योंकि अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके, कि अध्यापिका उसे शर्मिंदा ना करे सबके सामने। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क जो है वो परंपरागत चरण को दर्शाता है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के 3 प्राथमिक स्तरों में विभाजित किया गया है तथा नैतिक विकास के प्रत्येक स्तर पर 2 चरण होते हैं। इस प्रकार 3 स्तर और 6 चरण हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। कितने चरण हैं? 6 चरण हैं। ठीक है, तो बताइए कि तो फिर देख लेते हैं कौन सा स्तर है और कौन सा चरण है। ठीक है, सबसे पहले है पूर्व परंपरागत नैतिकता, यानी कि 4 से 10 वर्ष तक। पूर्व परंपरागत नैतिकता कब से होती है? 4 से 10 वर्ष तक। यह नैतिक विकास की प्रथम अवधि है। पहली अवधि होती है नैतिक विकास की। इस आयु में बच्चों के फैसले मुख्य रूप से वयस्कों की अपेक्षा और नियमों को तोड़ने के परिणाम से आकर लेते हैं। ठीक है, इसमें आज्ञाकारिता और सजा होती है। पहले चरण में आज्ञाकारिता और सजा, नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सजा से बचने का एक तरीका है। इसमें क्या होता है, जो नियम होते हैं उनका पालन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि ये सजा से बचने का एक तरीका होता है। ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर यानी कि 4 से 10 वर्ष के लिए। दूसरा होता है पारंपरिक नैतिकता 10 से 13 वर्ष तक। इसमें सामाजिक नियमों की स्वीकृति से चिन्हित होती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसमें क्या होता है कि समाज के कुछ नियम होती हैं, उनकी स्वीकृति से चिन्हित होती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है, ये कौन सा स्तर होता है? ये होता है दूसरा स्तर, 10 से 13 वर्ष तक। बाद उद्देश्य विन्यास, इस चरण में बच्चे व्यक्तिगत दृष्टिकोण को दिखाते हैं। तीसरा होता है, ज़्यादा पूछा जाता है उत्तर परंपरागत नैतिकता 13 से 16 वर्ष तक। इसमें नैतिकता के अमूर्त सिद्धांतों की समझ विकसित होती है। ठीक है, अच्छी लड़की विन्यास है, इसमें अच्छा होने की अनुरूपता पर जोर दिया जाता है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, इससे सामाजिक व्यवस्था उच्च स्तर पर केंद्रित रहे, इस पर जोर दिया जाता है। सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, इसमें यही बताया जाता है कि समाज को बनाए रखने के लिए कानून के नियम महत्वपूर्ण होते हैं। और सार्वभौमिक सिद्धांत, इसमें कोहलबर्ग के नैतिक तर्क का अधिगम स्तर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों और आमूर्तता पर आधारित होता है। ठीक है, आमूर्त तर्क पर आधारित होता है। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः देश के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। तो बताइए, जो लेव वाइगोत्स्की हैं उनका जो सिद्धांत है वो किस पर पड़ने वाले प्रभाव है उनकी व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है जैविक परिपक्वता संवेगता, ऑप्शन बी है आरोपण प्रतिरूप नैतिक, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक उपकरणों और संज्ञानात्मक, और ऑप्शन डी है पुरस्कार और दंड व्यवहारात्मक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कल्चरल टूल्स एंड कॉग्निटिव। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः सांस्कृतिक उपकरणों के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। तो लेव वाइगोत्स्की कैसे वैज्ञानिक थे? रूस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशल कल्चरल थ्योरी कहते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की जो है उनके सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों के विकास का महत्वपूर्ण आधार सामाजिक अंतःक्रिया होता है, जिसमें बालक का संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक यानी कि कॉग्निटिव, फिजिकल और जो हमारा सोशल है वो डेवलपमेंट होता है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है
कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध करना चाहिए। विद्यार्थियों के अधिगम की प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए। और चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्मन तो कभी नहीं देना चाहिए। हस्तक्षेप तो नहीं करना चाहिए। संकेत और इशारे देकर, ये बिल्कुल सही बात है। प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट स्केट फोल्डिंग टू स्टूडेंट्स बाय गिविंग हिंट्स एंड क्यूज। ठीक है, तो ये जो स्केट फोल्डिंग है, इसके फोल्डिंग की बात कौन करता है? लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। ठीक है, प्रतिबंध क्यों लगाएंगे किसी भी बात पर? तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। पाठ यानी कि इसके फोल्डिंग एक अस्थायी संरचना यानी टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। यानी कि कोई बच्चा जो है वो अब यहाँ तक अगर पहुँचा है तो उसको यहाँ तक पहुँचाना टीचर का कर्तव्य होता है। ठीक है, इसे ही पाठ या फिर इसके फोल्डिंग कहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण करते समय जब छात्र को किसी कठिन प्रक्रम को समझने में कठिनाई का अनुभव होता है तो अधिक जानकारी वयस्कों और साथियों द्वारा छात्रों को संबंधित विषय के कठिन प्रक्रम की अवधारणाओं और कौशलों को सीखने के लिए दिए जाने वाले निर्देशात्मक समर्थन का वर्णन करने के लिए प्रमुख प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी क्या होता है कि जब बच्चा महसूस करता है कि जब बच्चा जो होता है वो डिफ़िकल्टीज महसूस करता है और किसी काम को अच्छे से नहीं कर जब बच्चा डिफ़िकल्टीज़ महसूस करता है और अपने काम को यहाँ तक कर देता है, लेकिन यहाँ तक करने के लिए यहाँ पे उसे जो सहायता चाहिए होती है, जो यहाँ पे सहायता की जाती है, वही पाठ या ढांचा कहलाती है। ठीक है, जो इसके फोल्डिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा बच्चे जो होते हैं वो ठीक प्रकार से निर्देशों को वापस ले लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार जिसका मकान निर्माण के बाद मचान हटा लिया जाता है और जब बच्चे पहुंच जाते हैं तो वो वापस ले लिया जाता है, जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें। ठीक है, नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम गिव्स प्राइमरी टू, एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसको प्राथमिकता देती है? कि जो प्रगतिशील कक्षा है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी? ऑप्शन ए अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीकों को, टीचर्स प्रिफर्ड स्टाइल ऑफ टीचिंग, तो ये तो नहीं दी जाएगी क्योंकि पढ़ाने का कोई भी तरीका हो सकता है। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को तो बिल्कुल नहीं जाती, एग्जाम सेंटर्ड होता ही नहीं है। पाठ्यक्रम को पूरा क्यों करेंगे? हम पाठ्यक्रम को पूरा करने में सारी हम प्रगतिशील कक्षा में तो कभी नहीं होता। प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को प्राथमिकता दी जाती है, स्टूडेंट्स ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को प्राथमिकता देती है। प्रगतिशील कक्षा बाल केंद्रित यानी बच्चा के सेंटर होती है, चाइल्ड सेंटर्ड, जिसमें बालक को प्रमुख केंद्र मानकर सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में बाल केंद्रित शिक्षा का पूर्ण समर्थन प्रदान करती है, जिससे बालकों के विचार और अनुभवों को सहज ढंग से हम स्वीकार कर सकेंगे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन हार्वर्ड गार्डनर से आया है। हार्वर्ड गार्डनर, लेव वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है। दूसरा कह रहा है कि बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती, गलत बात है, बुद्धि वातावरण के कारकों से प्रभावित होती है। और सटीक अनुमान कैसे लगा सकते हैं? वो भी संभावना से तो कुछ नहीं कर सकते। तीसरा हमारा कह रहा है कि विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर होते हैं। और चौथा कह रहा है कि बुद्धि के सामूहिक परीक्षण विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर मापने का सर्वोत्तम जरिया है। ये भी नहीं होगा, ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। यानी कि हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि व्यक्तियों की जो अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, इसके अलग अलग स्तर होते हैं, वो पाए जाते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर 1983 हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकी होता है। इनके अनुसार क्या है, जो बुद्धि का स्वरूप है वो एकाकी न होकर कैसा है, बहुकारकी है। हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में यह वर्णन किया है कि संज्ञान का एक स्वरूप है जो सभी मानव चिंतन को क्या करता है। फ्रेम्स ऑफ माइंड है किसकी है, हार्वर्ड गार्डनर की। उन्होंने क्या कहा है कि संज्ञान का एक स्वरूप होता है जो सभी मानव के चिंतन को क्या करता है। गार्डनर ने मुख्य रूप से 7 प्रकार की बुद्धि बताई है। कौन कौन सी इन्होंने बताई है? इन्होंने 7 नहीं, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। कौन कौन सी?
एक है तार्किक गणितीय, दूसरी है भाषाई, तीसरी है स्थानिक, चौथी है शारीरिक गतिक, पांचवी है संगीतिक, छठी है व्यक्तिगत, सातवीं है व्यक्तिगत और आठवीं है प्रकार की बुद्धि है बुद्धि तथा नौवीं प्रकार की बुद्धि अस्तित्ववादी बुद्धि को बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, 7 प्रकार की बुद्धि का उन्होंने वर्णन किया था और बाद में 8वीं प्रकृतिवादी बुद्धि और 9वीं अस्तित्ववादी बुद्धि को जोड़ दिया गया। हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कंटेम्प्रेरी थ्योरीज व्हाट काइंड ऑफ क्लासरूम इन्वायरमेंट फैसिलिटीज कॉग्निशन, यानी कि समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कच्चा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है। ऑप्शन ए है मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, प्रिंट रिच एंड रिसोर्सफुल। ऑप्शन बी है भययुक्त और धमकी भरा, है अगम्य और बहिष्कारी और चौथा है उपदेशात्मक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित। सबसे पहले हमारा ये देखो जो निगेटिव है आंसर उसे हटा दो, भययुक्त और धमकी भरा। ऐसा हमें वातावरण कभी अच्छा का बनाना नहीं है कि भययुक्त हो जाए, बच्चे हमेशा डरते रहें। पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनाना नहीं है क्योंकि हमें छात्र केंद्रित बनाना है। ठीक है, अब इसमें से देखो अगम्य और बहिष्कारी, मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण। बहिष्कारी का तो होगा नहीं क्योंकि निगेटिव में आ जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार कक्षा का माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रिंट रिच एंड रिसोर्सफुल। ठीक है, मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि समकालीन सिद्धांतों के अनुसार मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण कक्षा माहौल, यानी कक्षा का जो वातावरण है, माहौल है, वह संज्ञान को सुसाधित करता है। संसाधन परिपूर्ण कहने से आशय होता है कि कक्षा में संपूर्ण टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपलब्ध हो, जैसे कि साफ सुथरा ब्लैक बोर्ड, अच्छा सा ब्लैक बोर्ड हो जो साफ सुथरा हो, चौक हो, डस्टर हो। वर्तमान समय में स्मार्ट बोर्ड, आजकल क्या हो रहा है कि स्मार्ट बोर्ड भी जो है वो भी हो रहे हैं, तो स्मार्ट बोर्ड भी उपलब्ध होने चाहिए, काफ़ी प्रचलन में है, तो उन्हें भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कक्षा में छात्रों को बैठने हैं तो डेस्क बेंच की समुचित व्यवस्था हो, कक्षा प्रकाश क्लास का जो वातावरण है वो अच्छा हो, साथ ही उसमें जो प्रकाश हो वो अच्छे से आता हो, जिससे दूर बैठे हुए छात्र को भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ तथ्य स्पष्ट दिख सके। जो देखो पंक्ति में बच्चे बैठे होते हैं, जो बच्चे सबसे दूर बैठे होते हैं उन्हें ब्लैक बोर्ड का अच्छे से दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर साफ ब्लैक बोर्ड होगा और बहुत अच्छी राइटिंग से लिखा जाएगा, साफ सुथरा स्पष्ट, तो यहाँ का बच्चा भी देख सकता है। ठीक है, तो साफ सुथरा लिखा हो। इस प्रकार मुद्रक संपन्न और संसाधन से परिपूर्ण कक्षा का माहौल सबसे अधिक सजीव रखते हैं। ठीक है, आगे हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जेंडर इज, यानी कि जेंडर के बारे में बताइए इसमें से क्या सही है। ऑप्शन ए है कि सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है, यानी कि जो जेंडर होता है वो समाज की संरचना द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि पूरी तरह वंशानुगत कारकों द्वारा निर्धारित होता है, यानी पूरी तरह किस पर निर्धारित होता है, वंशानुगत कारकों पर। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि अनुवांशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं, कुछ अनुवांशिक लक्षण होते हैं उनके द्वारा पहले से ही निर्धारित किए जाते हैं, अनुवांशिक लक्षणों के द्वारा पहले से निर्धारित कर लिए जाते हैं, और एक जन्मजात प्रक्रिया है। तो बताइए इसमें कौन सा सही है। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, जो जेंडर होता है वो समाज की संरचना द्वारा निर्मित होता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि जेंडर सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होते हैं। जेंडर प्राय रूढ़िवादिता, यानी कि स्टीरियोटाइप तथा समाज द्वारा निर्मित प्रचलित पूर्वग्रह फेमस प्रेजुडाइज पर आधारित होता है। जैसे लड़के बलवान होते हैं, लड़कियां कोमल होती हैं, कोयल नहीं कोमल होती हैं। हमारा क्या कहना होता है कि जो लड़के होते हैं बहुत ज़्यादा बलवान होते हैं, सारा सामान इधर से उधर उठा कर रख सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो लड़कियां होती हैं बहुत ज़्यादा कोमल होती हैं, वो अभी सामान को उठा नहीं सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होती है, नाजुक होती हैं। ये हमारी क्या है, बहुत समय से चली आ रही है। ठीक है, लड़कियां रो सकती हैं, लड़कों के बाद लड़के रोते नहीं और लड़कियां रो सकती हैं। मतलब जो लड़के होते हैं वो रो नहीं सकते, मतलब कहते हैं तुम तो लड़के हो, तुम कैसे रो सकते हो, तुमने तो नाम लजवा दिया, तुम कैसे रो सकते हो, और लड़कियां तुम तो रोना तुम्हारे काम ही है, बस काम ही क्या। तो ये सब क्या होती है, बहुत समय से ही चली आ रही हैं धारणाएं। लड़कियों के बाल लंबे होने चाहिए, लड़के के बाल छोटे होने चाहिए, लड़के घर के काम नहीं करते, लड़कियां घर के काम करती है, लड़के गणित और विज्ञान में अच्छे होते हैं, लड़कियां गृह विज्ञान पढ़ती हैं। तो ये सारी बातें हैं। लड़कियां मोटरसाइकिल नहीं चला सकती, लड़के मोटरसाइकिल चलाते हैं, लड़कियां स्कूटी चलाएंगे, लड़के स्कूटी नहीं चला सकते। तो ये सारी मतलब बहुत समय से धारणाएं चली आ रही है, लड़कियों के काम बांट दिए गए हैं। तो ये सब हमारा स्टीरियोटाइप्स में आता है। ठीक है, आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाने का काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है समावेशन, ऑप्शन बी है लाक्षणिक प्रकार्यता, ऑप्शन सी है प्रतिवर्ती सोच, ऑप्शन डी है संरक्षण। सही आंसर हमारा हो जाएगा
ऑप्शन बी लाक्षणिक प्रकार्यता। ठीक है, जीन पियाजे के बारे में मैंने कहा था कि एग्जाम में जरूर आएगा। तो इनके अनुसार क्या सिद्धांत है इनका कि किसी वस्तु के सामने अगर वो ना हो तब भी चिन्हों के द्वारा उसे हम दर्शा सकते हैं और यह योग्यता लाक्षणिक प्रकार्यता कहलाती है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है। और जीन पियाजे के बारे में हम डेली बताते हैं, तो हमारे प्रीवियस या जितने भी पेपर हैं वो देख डालिए, मैं इसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो हमारी व्याख्या कह रही है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता लाक्षणिक प्रकार्यता कहलाती है। लीजिए हमारे सामने एक कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इसके चिन्हों के द्वारा हम इसे दर्शा देंगे तो क्या कहलाएगी, ये लाक्षणिक प्रकार्यता कहलाएगी। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था का वर्णन किया है। पियाजे ने है जो जीन पियाजे, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कितनी अवस्थाएं मानी है, 4 अवस्थाएं मानी हैं। और ये चारों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना कौन कौन सी हैं। ऑप्शन ए है संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। पहली कौन सी है, संवेदीगामक अवस्था, कब से कब तक है, 0 से 2 वर्ष। दूसरी कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कब से कब तक है, 2 से 7 वर्ष। तीसरी कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कब से कब तक है, 7 से 11 वर्ष। चौथी कौन सी है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कब से कब तक है, 11 से 15 वर्ष। ठीक है, तो इनके क्रम भी याद रख लेना और इनके कब से कब तक है ये भी याद रख लेना, ईयर भी, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाक्षणिक प्रकार्यता जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों में दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। तो पूछ लेगा कि जीन पियाजे की दूसरी अवस्था कौन सी है, तो वो हमारी दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और इसमें हमारा क्या आता है, लाक्षणिक प्रकार्यता आती है। ठीक है, इस वर्ष में बच्चा लाक्षणिक कार्य प्रदर्शित करता है, जिसका अर्थ प्रतीकों का संचालन करने की क्षमता है। इसमें बच्चा क्या करता है कि कोई भी कार्य होता है वो अच्छे से करने लगता है और उसमें संचालन प्रतीक जो होते हैं उनका संचालन करने की उसके अंदर क्षमता होती है। यह एक एकीकृत क्षमता होती है जो बच्चों के सामने कोई वस्तु या घटना नहीं होती, एक संकेतक का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाती है। इस अवस्था में बच्चा प्रतिक्रियात्मक खेल में संलग्न होता है, यानी इमेजिनरी वो होता है, उसके सामने कोई चीज़ नहीं भी होती है फिर भी वो क्या करता है, वो जानता है उसके सामने वो चीज़ है। ठीक है, प्रतिवर्ती सोच या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। इसमें बालक किसी प्रक्रिया को समझने में सक्षम हो जाता है और बाद में उन क्रियाओं में मानसिक रूप से पलटने की योग्यता आ जाती है, जिसे पलटवावी का भी सिद्धांत भी कहते हैं। तो प्रतिवर्ती क्या होती है, इसमें बच्चा जो होता है उसके अंदर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता हो जाती है और इसे हम पलटावी का सिद्धांत कहते हैं। संरक्षण, ये विभिन्न प्रकार के अभिलक्षण रंग, आकार या माप के आधार पर उसे वर्गीकरण कर सकता है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होती हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज इफेक्टिव इन, ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करने में, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करने में, ऑप्शन सी कह रहा है कि विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके, और ऑप्शन 4 कह रहा है कि विद्यार्थियों के नामीकरण, वर्गीकरण और विशेष विद्यालय के लिए निर्दिष्ट करने के लिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। व्याख्या कह रही है कि रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों की प्राप्ति में सुधार के लिए शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को संशोधित करने के लिए अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है। रचनात्मक मूल्यांकन कक्षा में ही किए जाते हैं, जिससे प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं सुधारने का अवसर प्राप्त हो जाता है। इसके द्वारा पता चल जाता है बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं। रचनात्मक आकलन को अधिगम के लिए आकलन भी कहते हैं। जो रचनात्मक आकलन होता है उसे हम अधिगम के लिए आकलन भी कहते हैं। इससे बच्चों को अपने अधिगम के बारे में और शिक्षक को अपने शिक्षण के बारे में प्रतिपुष्टि यानी कि जो फीडबैक होता है वो प्रदान हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 15वां क्वेश्चन कह रहा है, यह भी कथन और कारण वाला है कि किसी कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। और हमारा कारण कह रहा है कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो सही विकल्प इसमें से हमें चुनना है। पहला कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो एक की सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है और चौथा कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है,
हमारी व्याख्या कह रही है इसकी कि अभिकथन ये सही है लेकिन कारण आर गलत है। एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बच्चों के जो विचार हैं, बच्चे जो कहना चाहते हैं, उन सबको कहना चाहिए, उनके लिए उसे बढ़ावा देना चाहिए। बच्चे जब अपने विचारों को प्रत्येक बच्चे के साथ साझा करते हैं तो उनके मौलिक चिंतन तथा अमूर्त चिंतन का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा एक दूसरे के साथ अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को साझा करता है तो उसके द्वारा क्या होता है, मौलिक चिंतन और अमूर्त चिंतन का विकास होता है। भाषा विकास तथा संज्ञानात्मक विकास दोनों एक दूसरे से सहजीवी संबंध रखते हैं। बच्चे का भाषा विकास जितना अच्छा होगा उतना ही संज्ञानात्मक विकास का स्तर भी होगा। इसीलिए अभिकथन सही है और कारण गलत है। ठीक है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार यानी ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का प्रारूपिक लक्षण है। ऑप्शन ए है लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, ऑप्शन बी है दिमाग क्रियाशीलता स्तर, ऑप्शन सी है आवेगशीलता, ऑप्शन डी है कार्य व्यवस्था के उच्च स्तर। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी आवेगशीलता। ठीक है। कौन सा अवधान यानी जो आवेगशीलता है वो न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का प्रारूपिक लक्षण है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी व्याख्या कह रही है कि अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD का प्रारूपिक लक्षण आवेगशीलता है। आवेगशीलता से जो ग्रसित व्यक्ति होता है वो किसी कार्य को बिना पूर्व विचार के किए करता है, यानी वो पहले से नहीं सोचता कि मुझे इस काम को करने के क्या परिणाम होंगे, क्या मेरी भलाई होगी, क्या मेरी इसमें मुझे गलती होगी, ये फायदेमंद होगा, क्या मेरे लिए नुकसानदायक होगा, तो वो कुछ नहीं सोचता है। आवेगशील व्यक्ति किसी तथ्य को प्राप्त करने में प्रतिबिंब या परिणामों पर विचार नहीं करते हैं। ये परिणाम को तुरंत प्राप्त करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे ही फैसला करते हैं, यानी कि वो कुछ भी फैसला कर लेते हैं, वो सोच लेते हैं कि हमारा जो परिणाम है वो तुरंत हमें मिल जाएगा, यानी कुछ भी विदाउट थिंकिंग ये कार्य करते हैं। ठीक है। नॉट ADHD की फुल फॉर्म काफ़ी एग्जाम में पूछी जा चुकी है सीटेट के, जरूर याद रखना, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन अधिगम आवश्यकताओं जैसे पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है। पठन वैकल्य मतलब डिसलेक्सिया, गुणज वैकल्य मतलब डिसकैल्कुआ, इसके इत्यादि के संबंध में क्या सही है। ऑप्शन ए अधिगम आवश्यकता से जूझते सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं। ऑप्शन बी है कि अधिगम आवश्यकता से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर होते हैं। तीसरा कह रहा है कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम आवश्यकता से जूझते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए सर्वोत्तम होते हैं। और चौथा कह रहा है कि अधिगम आवश्यकता तंत्रिक संबंध और वातावरण की दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिगम आवश्यकता तंत्रिका संबंध और वातावरणीय दोनों कारकों से प्रभावित होती हैं। ठीक है। ये कथन पठन वैकल्य और गुणज वैकल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है। आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि अधिगम आवश्यकता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है। अधिगम आवश्यकता में किसी प्रक्रम को पढ़ने में अक्षमता, गणित के सवाल को हल करने में अक्षमता, लिखने में अक्षमता इत्यादि अधिगम विकार उत्पन्न होते हैं। अधिगम अक्षमता पद का सप्तम प्रयोग किसने किया था? 1963 में सैमुअल किर्क द्वारा किया गया था। और कुछ प्रमुख अधिगम अक्षमता इस प्रकार होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि डिसलेक्सिया यानी कि जो पढ़ना संबंधी विकार होता है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया जो गणित संबंधी विकार होता है उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिसग्राफिया जो लेखने संबंधी विकार होता है उसे डिसग्राफिया कहते हैं। डिस्फेसिया वाक क्षमता संबंधी विकार को डिस्फेसिया कहते हैं। डिस्प्रैक्सिया लेखन और चित्रांकन संबंधी विकार को हम डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। अफेजिया भाषा संप्रेषण संबंधी विकार अफेजिया कहलाता है। और डिसअर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी विकार कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया गणित संबंधी विकार को हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिसग्राफिया लेखने संबंधी विकार को डिसग्राफिया कहते हैं। वाक क्षमता संबंधी विकार को डिस्फेसिया, लेखन और चित्रांकन संबंधी विकार को डिस्प्रैक्सिया, भाषा संप्रेषण संबंधी विकार को अफेजिया और वर्तनी संबंधी विकार को डिसअर्थोग्राफिया
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए। मतलब ऐसे विद्यार्थी जो प्रतिभाशाली हैं उनके लिए हम कौन सा तरीका नहीं अपनाएंगे। ऑप्शन ए है उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना। ऑप्शन बी है मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाओं की अनुमति देना। और ऑप्शन डी है पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलापन रखना। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी मानकीय की पाठ्यचर्या को लागू करना। ये हम कदम नहीं अपनाएंगे प्रतिभाशाली बालकों के लिए। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना ये कदम नहीं अपनाना चाहिए। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह है जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि क्या होनी चाहिए प्रतिभाशाली बालकों की। तो टर्मन के अनुसार वह बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 होती है वो कौन से बालक कहलाते हैं, वो बालक कहलाते हैं, वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां देना, स्वतंत्र परियोजनाएं करने तथा पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलापन रखने की अनुमति देना आवश्यक होते हैं, क्योंकि उनके कार्य करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता सामान्य बालक से अलग होती है। प्रतिभाशाली बालक की प्रमुख विशेषताएं हैं उच्च सृजनात्मक क्षमता, संवेगात्मक विशेषता और अंतर्दृष्टि की अधिकता। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा। ऑप्शन ए है अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। ऑप्शन बी है कक्षा की स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना। ऑप्शन सी है उन्हें स्वयं को बड़े समूह के सामने व्यक्त करने को कहना। और ऑप्शन डी है उन्हें विशिष्ट संकाय में ही। इसमें सही हो जाएगा अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतें होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हमारे लिए ये प्रभावी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी व्याख्या कह रही है कि एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिगम उपागम में निरंतरता रखना प्रभावी होगा। समावेशी शिक्षा वे शिक्षा है जिसमें सामान्य बालक तथा विशिष्ट बालक को एक साथ एक समय में तथा एक ही कक्षा में बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि समावेशी शिक्षा क्या कहलाती है, वे शिक्षा जिसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों एक साथ पढ़ते हैं तथा एक ही कक्षा में बिना किसी भेदभाव की शिक्षा को ग्रहण करते हैं, वे शिक्षा ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, समावेशी कक्षा में स्वलीनता तभी दूर होती है जो सीखने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। आगे हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम के समाजी संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन ए है वयस्कों की निष्क्रिय नकल करा। ऑप्शन बी है अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा। ऑप्शन सी है व्यवहार के बाहरी अनुकूलन द्वारा। और ऑप्शन डी है असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण द्वारा। बिल्कुल गलत बात है, जहाँ पर भी मेमोराइजेशन आ जाए, कंठस्थीकरण आ जाए, वो काट दो, उसके द्वारा नहीं सीखेगा। नकल द्वारा बच्चा कैसे सीख जाएगा, नकल द्वारा बिल्कुल अच्छे से नहीं सीख पाता है। वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, बाहरी अनुकूलन द्वारा, इनमें से एक होगा। तो बताइए किसके द्वारा विद्यार्थी बहुत अच्छे से सीखता है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा। ठीक है, एक्टिवली इंगेजिंग विद देयर एनवायरनमेंट, इसके द्वारा बच्चा जो होता है वो अच्छे से सीखता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा सबसे बेहतर सीखते हैं। ठीक है, बालकों के अधिगम प्रक्रिया में वृद्धि के लिए एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। बच्चों की वृद्धि के लिए क्या किया जाना चाहिए, एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। विद्यार्थी सक्रिय संलग्नता के साथ तभी सीख सकते हैं जब विद्यालय का वातावरण सार्वभौमिक और सकारात्मक हो। ठीक है, निगेटिव में वो नहीं सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो ऑप्शन ए है उनके जीवन से संबंधित होती है। ऑप्शन बी है प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन सी है असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन डी है उदाहरणों का इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती है। सही आंसर हो जाएगा कि कौन सी जानकारी को बताइए जल्दी से भूल जाते हैं,
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। असंबंधित खंडों को में प्रस्तुत की जाती है, जो उनके जीवन से संबंधित होती है वो उसे याद रखते हैं, जो उदाहरणों का इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती है उसे भी याद रखते हैं, और प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है उसे भी याद रखते हैं। लेकिन ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि विद्यार्थी उस जानकारी को भूल जाते हैं जो असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थी उसी तथ्य को याद करते हैं जो अधिगम से संबंधित हो। दिए गए अन्य विकल्प विद्यार्थी की स्मरण शक्ति से संबंधित है, जिससे विद्यार्थी को अपने पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने में सहायता मिलती है। व्यक्ति क्या करता है, अपने पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ सकता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। ऑप्शन ए है पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। दूसरा है कि A+B2 का सूत्र क्या है। ऑप्शन सी है भारत को आज़ादी कब मिली थी, और ऑप्शन डी अगला लीप वर्ष कब होगा। तो बताइए कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। A+B2 का सूत्र उसे रट जाएगा तो उसके कोई उधर मतलब उसे कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। कब मिली वो बता देगा, भारत को आज़ादी कब मिली, अगला लीप वर्ष कब होगा वो बता देगा। लेकिन पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, इसके लिए उसे थोड़ा बहुत तो सोचना ही पड़ेगा, थोड़ा माइंड लगाएगा, इसके द्वारा वो कर पाएगा ये सवाल। ठीक है, तो इसमें ये प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। ठीक है, और ये व्याख्या कह रही है कि पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, यह प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। प्रक्रियात्मक ज्ञान वह ज्ञान है जो हम बताता है कि चीज़ों को कैसे करना है। यह अनिवार्य रूप से कौशल पर आधारित होता है। यह किसी विशिष्ट कौशल या कार्य को करने का ज्ञान है। इसमें अमूर्त और मौलिक चिंतन का प्रयोग होता है। इसमें किस चिंतन का प्रयोग होता है, मौलिक और अमूर्त चिंतन का। ठीक है, प्रक्रियात्मक ज्ञान का एक अन्य उदाहरण है साइकिल कैसे चलाई जाती है। और तो ये भी हमारा एक प्रक्रियात्मक ज्ञान का ही उदाहरण है कि साइकिल जो है वो कैसे चलाई जाती है। ठीक है, आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 24वें नंबर का कि अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापकों को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है कि विषय वस्तु जो है उसको विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए। ऑप्शन बी है कि संप्रत्यय मानचित्रण के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी है कि विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। और ऑप्शन डी है कि विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो देखो ये तो होगा नहीं, निगेटिव वाले हटा दो। प्रतिस्पर्धा को हमें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, हतोत्साहित उसे नहीं करना चाहिए, हमें इसके लिए डिस्करेज जबकि उसे इंकरेज करना चाहिए। सामाजिक संदर्भ से अलग बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ये बेस्ट आंसर है कि विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर देने चाहिए। ठीक है, अध्यापकों को ये बात करनी चाहिए। हमारी व्याख्या कह रही है कि अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। इसे विद्यार्थियों में अमूर्त तार्किक चिंतन तथा मौलिक चिंतन का विकास होता है, जिससे अधिगम की प्रक्रिया में निरंतर वृद्धि होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। ऑप्शन है कि दी गई समस्या में और अधिक गैर जरूरत जोड़ देंगे। ऑप्शन बी है उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य रहने के निर्देश देंगे। ऑप्शन सी है उन्हें अपने दोस्त को कॉपी से उत्तर नकल करने को कहेंगे। और ऑप्शन डी है उन्हें समान तरह की समस्याएं जो पहले उन्होंने हल की थी पर चिंतन करने को कहेंगे। ठीक है, एक ही बात उसके पास एक समस्या है और अधिक गैर समस्या क्यों जोड़ेंगे, हमें परंपरागत इस्तेमाल करने के लिए बाध्य के निर्देश क्यों देंगे, कॉपी से नकल करने के लिए क्यों देंगे। सबसे अच्छा आंसर ऑप्शन डी ही है कि उन्हें समान तरह की समस्याएं मतलब ऐसी ही समस्याएं हैं, उसी समस्याओं को पहले जो उसने हल की थी उसी पर चिंतन में वैसा ही सोचने को कहेंगे जिससे ये समस्या भी हल हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में जब दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो उन्हें मदद करने के लिए आप उन्हें समान तरह की समस्या मतलब ऐसी समस्याएं जिसका वो पहले पास्ट में कर चुके हैं, फिर उसने उन पर से प्रॉब्लम को सॉल्व किया था वैसे ही सोचने को कहेंगे। अगर वैसे ही उसे हल करेंगे हो सकता है ये भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, इसलिए उसे वैसा ही चिंतन करने को कहेंगे। इससे विद्यार्थी में सृजनात्मक चिंतन का विकास होगा। इससे बच्चों में क्या होता है कि जो सृजनात्मक चिंतन है उसका विकास होता है। विद्यार्थी पूर्व ज्ञान यानी पहले के ज्ञान को नवीन ज्ञान मतलब आज वाले ज्ञान से जोड़कर दिए गए सवाल को हल करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके। तो भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें हमारा सही विकल्प चुनना है। पहला कह रहा है
कि ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो एक की सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा कह रहा है कि ए और दोनों गलत हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि कक्षा का माहौल समरूपता के आधार पर होना चाहिए, जहां प्रत्येक विद्यार्थियों को अपनी भ्रांतियों को व्यक्त करने के पूर्ण अवसर प्राप्त हों। मतलब बिल्कुल सही बात है, हमें कक्षा का माहौल ऐसा रखना चाहिए कि बच्चे हमें घबराएं ना कुछ भी पूछने से। अगर उनके माइंड में कोई भी डाउट आ रहा है तो वो उसको क्लियर कर लें आसानी से। हमें ऐसा ही कक्षा का माहौल रखना चाहिए। ठीक है, भ्रांतियों पर चर्चा करने से विद्यार्थियों के मन में जो भय बना रहता है वह दूर हो जाता है। ये भी सही बात है कि इससे क्या होता है कि जो भ्रांतियाँ होती है अगर हम उस पर चर्चा करते हैं तो विद्यार्थियों के मन में जो भी भय बना रहता है वो उससे दूर हो जाता है। ठीक है, और जो इनके माइंड में कन्फ्यूजन होती है वो भी दूर हो जाती है और अधिगम की प्रक्रिया में लगातार वृद्धि होती रहती है। इसलिए और दोनों सही और आर की सही व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक प्रेरित होंगे अगर वे देश के भाव को महसूस करें। ऑप्शन ए निराशा, ऑप्शन बी है बेशरम, ऑप्शन सी है खुशी और ऑप्शन डी है कुंठा। अगर वे शर्म, कुंठा और निराशा व्यक्त करेंगे तो वो कभी जिंदगी में कुछ सीख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर वो खुशी से सीखना चाहेंगे, प्रसन्नता के साथ सीखेंगे तो वो अपने जीवन में सब कुछ सीख लेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में तो टाइम देना ही नहीं है, तो हम बहुत आसानी से आते होंगे। विद्यार्थी यानी जो स्टूडेंट होता है वो सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक प्रेरित होगा, मतलब अंदर से बहुत अच्छे से सीखना चाहेगा। अगर वो खुशी के भाव को महसूस करेगा, अगर वो प्रसन्नता के साथ सीखेगा तो वो अच्छे से सीख पाएगा। निराशा, शर्म, कुंठा ये भाव विद्यार्थी के सीखने में क्या होता है, बाधा उत्पन्न करता है। विद्यार्थी के अधिगम प्रक्रिया में वृद्धि है तो विद्यालय और घर में सकारात्मक वातावरण का सृजन किया जाना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए कि विद्यालय में और घर में ऐसे वातावरण करना चाहिए जिससे विद्यार्थी अच्छे से सीख सकें। ठीक है, सकारात्मक वातावरण का। अगर घर में हर समय लड़ाई होती रहती है, विद्यालय में अगर कुछ पूछो तो जवाब नहीं दिया जाएगा, तो विद्यालय में बच्चे कैसे सीख पाएंगे और घर में भी नहीं सीख पाएंगे। तो हमें सकारात्मक ऊर्जा का ही प्रभाव, सकारात्मक वातावरण प्रदान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है महारत अभिमुखी, ऑप्शन बी है प्रदर्शन अभिमुखी, ऑप्शन सी है कार्य परिहारी, ऑप्शन डी है प्रतिस्पर्धा वाला हटाओ कि प्रतिस्पर्धा यानी कि आपका कंपटीशन के लिए तो हमारे पास कोई भी स्थान नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मास्टरी ओरिएंटेड, महारत अभिमुखी। ठीक है, लक्ष्य कैसे निर्धारित के लिए प्रेरित करना चाहिए, जो महारत अभिमुखी हों। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी व्याख्या कह रही है कि विद्यार्थियों में महारत अभिमुखी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाना चाहिए। कक्षा के दौरान छात्रों का लक्ष्य शैक्षणिक गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करना होता है। कक्षा के दौरान बच्चों का क्या उद्देश्य होगा कि वो शैक्षणिक गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करें। बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अपने शिक्षकों से प्रेरणा और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं जो छात्र निराशा और कुंठा से ग्रसित हो जाते हैं। मतलब अगर बच्चे कोई काम करें तो उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, वाह तुम बहुत अच्छा किया, फिर आगे के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए तुम और भी अच्छा कर सकते हो। मतलब कोई ड्राइंग में अच्छा है तो तुमने कहा बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है, तुम और भी बेटर ड्राइंग बना सकते हो तुम, और फिर उसमें मैथ में अच्छा करो, तुम बहुत अच्छी मैथ है, तुम्हारी मैथ बहुत ही अच्छी है, तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है। इस तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और अलग अलग नई एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, ऐसा करने से रोकने के लिए छात्रों को वांछित कौशल में प्रवीणता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए है कुपोषण, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों में सहभागिता, ऑप्शन बी सी है दंड सहभागिता, ऑप्शन सी है दंड, ऑप्शन डी है अभिसंज्ञान। तो बताइए हमारा ऑप्शन दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, तीसरा चौथा सही है कि दूसरा चौथा सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा यानी कि विद्यार्थियों में सहभागिता और अभिसंज्ञान इनको हमें सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं अधिगम, जबकि कुपोषण और दंड ये नहीं। ठीक है, ये तो निगेटिव में चले जाते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है वो सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण कारक हैं, विद्यार्थियों में सहभागिता और अभिसंज्ञान। विद्यार्थियों में सहभागिता यानी एनसीएफ 2005 ने स्पष्ट कर दिया था कि विद्यार्थियों की सीखने में भागीदारी शिक्षा में सर्वोत्तम परिणाम पाने की कुंजी है। पारस्परिक सहभागिता से छात्रों के अंदर भय, कुंठा, निराशा या भाव समाप्त हो जाते हैं। विद्यालय में उन्होंने जो सीखा उसे आपसी सहभागिता करने में आत्मविश्वास का भाव पनपने लगता है।
ठीक है। अगर बात करें अभिसंज्ञान की, तो ये भी तो जान लीजिए कि ये क्या है। अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में दूसरा कारक अभिसंज्ञान है। तुम्हारा जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होती है, उसको जो सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है वो क्या रहता है, अभिसंज्ञान। इसमें बालक को जब किसी विशिष्ट समस्या का समाधान करने के लिए कुछ कठिन तथ्य देते हैं, इन तथ्य को हल करने में सामान्य चिंतन प्रक्रिया से हटकर एक सृजनात्मक चिंतन का प्रयोग करता है। मतलब जो सिंपल आपकी थिंकिंग होती है, मतलब जो रोज डेली जैसे सोचते हैं उससे ना सोचकर कोई अपनी अलग ही थिंकिंग लगाते हैं, कोई सृजनात्मक चिंतन लगाते हैं, जिससे वो प्रक्रिया जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो वह मेटाकॉग्निशन यानी अभिसंज्ञान की प्रक्रिया कहलाती है। इसके दो घटक होते हैं, पहला का अनुभूति के बारे में ज्ञान और दूसरा अनुभूति का नियमन। अभिसंज्ञान स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रिया, इससे अमूर्त तरह के चिंतन विनियमित किया जाता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में डैश भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए सक्रिय, ऑप्शन बी निष्क्रिय, ऑप्शन सी अधीन, ऑप्शन डी है नगण्य। तो निष्क्रिय तो निभा नहीं सकते, एक्टिव निभानी चाहिए, पैसिव नहीं, अधीन और ये सब तो छोड़ा नहीं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विद्यार्थी ज्ञान प्रक्रिया के सृजन में एक्टिव भूमिका निभाते हैं। ठीक है। हमारी व्याख्या कह रही है कि विद्यार्थी ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनसीएफ 2005 ने भी ये स्वीकार किया है कि विद्यार्थी एक सक्रिय अधिगम करता है। विद्यार्थी कक्षा में अगर अधिक सक्रिय है तो वह शिक्षक द्वारा प्रदत्त ज्ञान का सृजन अधिक करता है। तो वह अगर विद्यार्थी कक्षा में निष्क्रिय, नगण्य, अधीन है तो वह ज्ञान का सृजन करना असफलता प्राप्त करता है। नहीं वो एक्टिव है तो वो अच्छे से जो टीचर संगाना चाहता है उसे सीख लेगा। अगर वो पैसिव है तो वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा। ठीक है। सो डी स्टूडेंट्स, ये थे हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। इससे पहले मैंने सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करा रखे हैं। अगर ना देखिए तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और हमारे करंट अफेयर सुबह 10 बजे देखा कीजिए। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को 123 इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट स्टडी, जीके, बिहार शिक्षा भर्ती 2.0 के एग्जाम पेपर मिल सके। ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक दिस वीडियो, देन लाइक, subscribe and share. Thank you. Bye. Keep loving, keep watching, keep sharing.